नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर पीएम रैली को संबोधित करेंगे। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के 95% लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दक्षिण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। तमिलनाडु में कोविड प्रतिबंधों में राहत, रविवार का लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू हटाया गया। अप्रैल से दिसंबर 2021 की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 49% की वृद्धि। एशिया कप महिला हॉकी के फाइनल में आज दक्षिण कोरिया और जापान के बीच मुकाबला। और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले आज। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं लवलीन निगम। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए मध्य एशिया का क्षेत्र एक संगठित और स्थिर पड़ोस के नजरिए से बहुत अहमियत रखता है। पिछले 3 दशक में भारत ने अपने इन सहयोगी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कई सफलताएं अर्जित की हैं। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में कल श्री मोदी ने कहा कि क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भारत चिंतित है। रीजनल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारतीय विजन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो असगाबाद एग्रीमेंट में हमारी भागीदारी से स्पष्ट है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। इस संदर्भ में भी हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए और महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। समिट के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, यह स्पष्ट करना कि भारत और सेंट्रल एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। दूसरा उद्देश्य, हमारे सहयोग को एक प्रभावी स्ट्रक्चर देना है। और तीसरा उद्देश्य, हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप बनाना है। इसके माध्यम से हम अगले 3 सालों में रीजनल कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने मध्य एशियाई देशों के साथ राजनयिक संबंधों के महत्वपूर्ण 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशक में इस सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की हैं। भविष्य के लिए भी इन संबंधों को लेकर महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण बनाना जरूरी है। शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करियप्पा मैदान पर राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। रैली कार्यक्रम एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का अंतिम दिन होता है, जो कि प्रति वर्ष 28 जनवरी को आयोजित होता है। प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर एनसीसी दल के मार्च पास्ट का निरीक्षण करेंगे और एनसीसी कैडेटों के सैन्य करतब, स्लिथरिंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, पैरासेलिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे। प्रधानमंत्री सर्वश्रेष्ठ कैडेट को पदक और छड़ी प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में फैले 58 निर्वाचन क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। इस बीच चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया कल शुरू हुई। पहले दिन कुल 14 पर्चे भरे गए।
इस चरण के लिए 3 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 7 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। 20 फरवरी को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए भी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल मथुरा, वृंदावन, दादरी और ग्रेटर नोएडा में तथा राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद और मोदीनगर में चुनाव प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू को, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिद्धू और शिरोमणि अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ उतारा है। इससे पहले भाजपा ने कल पंजाब के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला फगवाड़ा विधानसभा सीट से और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा रूपनगर विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार होंगे। इस बीच कांग्रेस ने गोवा की पोरिम विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे की जगह रंजीत राणे को मैदान में उतारा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी पंजाब में मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करेगी। कल जालंधर में वर्चुअल माध्यम से चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि राज्य में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होनी चाहिए। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत की 95% वयस्क आबादी को कोविड टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने ट्वीट संदेश में इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए देश को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत और जन भागीदारी से टीकाकरण अभियान लगातार आगे बढ़ रहा है। श्री मांडविया कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने में किए जा रहे उपायों तथा जन स्वास्थ्य तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी भी बैठक में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश भर में 164 करोड़ 35 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 49,69,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 1 करोड़ से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 93 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 69 करोड़ 82 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय औषधि नियामक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड टीके को कोवैक्सीन और कोविशील्ड को सशर्त बाजार में बेचने की स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि पहले इन टीकों को आपात उपयोग की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इन्हें वयस्क आबादी में कुछ शर्तों के साथ सामान्य नई दवा के रूप में अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वो देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसके उचित प्रबंधन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि संक्रमण से बचाव के उपायों में किसी तरह की ढील न होने पाए। दिल्ली सरकार ने कोविड संक्रमण में कमी आने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय किया है। सरकार ने सप्ताहांत कर्फ्यू को हटाने और ऑड इवन नियम के बिना बाजार खोलने का फैसला किया है। कल दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये निर्णय लिए गए। दिल्ली में सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे, जबकि रेस्तरां, बार और सिनेमा हॉल 50% क्षमता तक संचालित किए जाएंगे। हालांकि शहर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल बंद रहेंगे। गुजरात में कल 12,911 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। अहमदाबाद में 4,405 और वडोदरा में 1,871 लोग संक्रमित पाए गए। कल कोविड संक्रमण से 22 लोगों की मृत्यु हो गई। इस बीच गुजरात में कल 2,13,822 कोविड रोधी टीके लगाए गए। राज्य में अब 9 करोड़ 71 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
तमिलनाडु सरकार ने कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए कोविड प्रतिबंधों में ढील दी है। राज्य सरकार ने आज से रात्रि कर्फ्यू हटाने की घोषणा की है। रविवार को लॉकडाउन भी हटा दिया गया है। सरकार ने कहा है कि 1 फरवरी से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ फिर खोले जाएंगे। सरकारी निर्देशों के अनुसार सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन होटल और रेस्तरां को 50% की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। विवाह समारोह में केवल 100 लोग तथा अंतिम संस्कार में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। ब्यूटी पार्लर, सैलून, मल्टीप्लेक्स, जिम और क्लब 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि राज्य में कोविड की तीसरी लहर का कारण मुख्य रूप से ओमिक्रॉन वेरिएंट है। नमूनों की जांच से पता चलता है कि 94% संक्रमण का कारण ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जबकि शेष मामलों के लिए डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। केरल में पड़ोसी राज्यों और विदेशों से आने वाले कोविड मामलों में 80% ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित थे। सुश्री जॉर्ज ने बताया कि आने वाले 3 सप्ताह केरल के लिए महत्वपूर्ण होंगे और कुछ जिलों में मामले चरम पर पहुंच सकते हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम में राज्य स्तरीय कोविड-19 विशेष कक्ष फिर से खोल दिया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने लोगों को सलाह दी है कि अगर उन्हें सर्दी, जुकाम या खांसी जैसे लक्षण दिखाई दें तो उसे हल्के में न लें और शीघ्र जांच करवाएं। फीवर, हेडेक, बॉडी एक, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स आ रहे हैं जो ओमिक्रॉन में है, और ये कई लोगों में सिर्फ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए रह रहे हैं, जिसको लोग नजला जुकाम, कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड करके इग्नोर भी कर जाते हैं, और जब तक सोचते हैं कि टेस्ट करवाएं तब तक सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। कई लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। कई लोग आजकल घर में टेस्टिंग कर रहे हैं, वो हमारे स्टैटिस्टिक्स में नहीं आता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर पीएम रैली को संबोधित करेंगे। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के 95% लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दक्षिण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। तमिलनाडु में कोविड प्रतिबंधों में राहत, रविवार का लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू हटाया गया। अप्रैल से दिसंबर 2021 की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 49% की वृद्धि। एशिया कप महिला हॉकी के फाइनल में आज दक्षिण कोरिया और जापान के बीच मुकाबला, और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को वर्ष 2022-23 का पेपरलेस बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगा। सांसदों और जनता तक बजट दस्तावेज निर्बाध पहुंचने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था। एक रिपोर्ट। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से केंद्रीय बजट के 14 दस्तावेज पूरी तरह देखे जा सकते हैं। इनमें बजट भाषण, बजट और अनुदान मांगों के लिए सामान्य रूप में प्रचलित वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल हैं। ये मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस ऐप को केंद्रीय बजट के वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि अप्रैल से दिसंबर 2021 की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 49% की भारी वृद्धि हुई है। 2020 की इस अवधि में 7 अरब 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात किया गया था, जबकि 2021 में यह बढ़कर 11 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ। सबसे अधिक 18% निर्यात अमेरिका को किया गया। निर्यात में दूसरा स्थान संयुक्त अरब अमारात का रहा। मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष दिसंबर में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 1 अरब 67 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य का हुआ, जिसमें दिसंबर 2020 की तुलना में लगभग 34% की वृद्धि हुई। अन्य वस्तुओं में लैपटॉप, टैबलेट, टेलीविजन, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी लाइटिंग और दूरसंचार उपकरणों का भी निर्यात किया गया।
विद्युत मंत्री आरके सिंह ने देश में व्यापक स्तर पर ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिनियम के तहत ऊर्जा भंडारण प्रणाली बिजली व्यवस्था का अभिन्न अंग होगी और अलग भंडारण व्यवस्था की स्थापना को लाइसेंस रहित गतिविधि बनाया जाना चाहिए। श्री आरके सिंह ने ऊर्जा भंडारण प्रणाली पर मसौदा नीति के तत्वों पर चर्चा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा निर्माताओं, उद्योग प्रमुखों और विभिन्न सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए ये बात कही। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उत्प्रेरित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। वतन परस्तों की ये बस्ती है। आज की कड़ी में हम पंजाब केसरी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक लाला लाजपत राय को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। से लोकप्रिय वे लाल बाल पाल की तिकड़ी के सदस्यों में से एक थे। इस तिकड़ी के अन्य सदस्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। तीनों ने 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद मुखर राष्ट्रवाद की नींव रखी और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। इसके तहत ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से पंगु बनाने और भारतीय वस्तुओं तथा संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ने में यद्यपि दो महान राष्ट्रीय नेताओं महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय का दर्शन अलग अलग था, लेकिन दोनों में एक दूसरे के लिए बेहद सम्मान था। यंग इंडिया में प्रकाशित महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में लाला लाजपत राय ने लिखा था, हालांकि मैं आपकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं आपके निष्कर्षों से काफी हद तक सहमत हूं कि हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं भारत में जबरन क्रांति लाने के प्रयासों की निरर्थकता के बारे में अधिक आश्वस्त नहीं था। गुप्त प्रचार और गुप्त समाज का अंत दीर्घ काल में इसमें भाग लेने वालों के नैतिक पतन के रूप में होता है। मेरा मानना है कि कोई भी राष्ट्र स्वतंत्रता का हकदार नहीं है या वो इसे हासिल नहीं कर सकेगा जो इसके लिए मुश्किल स्थितियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा मतलब स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कष्ट उठाने से है और इसकी कमी के लिए नहीं है। 18 नवंबर 1928 को
लाला लाजपत राय की मृत्यु से महात्मा गांधी बहुत व्यथित थे। नवंबर 1928 के यंग इंडिया संस्करण में उन्होंने लिखा, लाला जी जैसे लोग तब तक नहीं मर सकते जब तक भारतीय आकाश में सूरज चमकता है। लाला जी का मतलब एक संस्था है। युवावस्था से ही उन्होंने अपने देश की सेवा को धर्म बना लिया। उनका राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय था, इसलिए यूरोपीय दिमाग पर उनकी पकड़ थी। यूरोप और अमेरिका में बड़ी संख्या में उनके मित्र थे। वे लाला जी से प्यार करते थे क्योंकि वे उन्हें समझते थे। एक भी जन आंदोलन के बारे में सोचना असंभव है जिसमें लाला जी नहीं पाए गए। सेवा के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। उन्होंने वंचित वर्गों से मित्रता की। गरीबी जहां कहीं भी पाई उस ओर ध्यान दिया। वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति में निडर थे। उनका जीवन एक खुली किताब थी। उनकी अत्यधिक स्पष्टता अक्सर उनके दोस्तों को शर्मिंदा करती थी और उनके आलोचकों को भ्रमित करती थी, लेकिन वे अपूरणीय थे। इस महान देशभक्त को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी फिल्म निर्माता सोहराब मोदी को भी याद कर रहे हैं, जिनका निधन 28 जनवरी 1984 को हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से भारतीयों को सामाजिक और राष्ट्रीय सरोकारों के प्रति प्रेरित किया। सोहराब मोदी ने अपनी फिल्म सिकंदर के माध्यम से देशभक्त की भावना और राष्ट्रीय भावना को जगाया। ये फिल्म राष्ट्र में तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल पर आधारित थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और गांधी जी के सविनय अवज्ञा के आह्वान के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली थी। इस फिल्म को बॉम्बे सेंसर बोर्ड से स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन बाद में इसे सेना की छावनियों के कुछ थिएटरों में प्रतिबंधित कर दिया गया। हालांकि राष्ट्रवाद के लिए फिल्म की अपील इतनी महान और प्रत्यक्ष थी कि वर्षों तक लोकप्रिय रही। इस राष्ट्रवादी फिल्म निर्माता को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब यहीं संपन्न हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद टिप्पणी के लिए पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की आलोचना की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल नई दिल्ली में इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा है तो संवैधानिक पद पर रह चुका कोई व्यक्ति भारत के खिलाफ काम कर रहे किसी संगठन के कार्यक्रम को संबोधित कर रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन एक ऐसे संगठन ने किया था जो सिमी और आईएसआई जैसे गुटों से जुड़ा हुआ है। श्री नकवी ने कहा कि यह अच्छा होता यदि श्री अंसारी भारत अमेरिका मुस्लिम परिषद द्वारा प्रायोजित अल्पसंख्यकों के साथ हो रही अभद्रता के बारे में बात करते। केरल में कल रात अलुवा रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे इस मार्ग पर रेल यातायात बाधित हुआ है। 2 रेल लाइनों में से एक लाइन पर यातायात आज सुबह बहाल कर दिया गया। दूसरी लाइन पर रेलगाड़ियों का आवागमन बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सीमेंट से लदी 42 डिब्बों की ये मालगाड़ी आंध्र प्रदेश में येरागुंतला से केरल के कोल्लम जा रही थी। इस मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण गुरुवायूर तिरुवनंतपुरम इंटरसिटी और अर्नाकुलम कन्नूर इंटरसिटी सहित 5 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। एशिया कप महिला हॉकी के फाइनल में आज दक्षिण कोरिया का मुकाबला जापान से होगा। ओमान के मस्कट में दक्षिण कोरिया ने सेमीफाइनल में भारत को हराकर फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य सेमीफाइनल में जापान ने चीन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। आज ही तीसरे और चौथे स्थान के लिए भारत का मुकाबला चीन से होगा। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में रूस के दानिल मेदवेदेव का मुकाबला ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के मैटियो बेरेटेनी का सामना 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल से होगा। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी का सामना अमरीका की डेनियले कॉलिन्स से होगा।
और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 6 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार है। कोलकाता और मुंबई में आसमान साफ रहने का अनुमान है। इन महानगरों में तापमान 12 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर में लेह, गिलगित, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। दक्षिण में विशाखापत्तनम में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार है। बेंगलुरु, हैदराबाद में सुबह कोहरा छाया हुआ है, बाद में बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 22 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आसार है। पूर्वोत्तर में इम्फाल, गंगटोक, ईटानगर और कोहिमा में आमतौर पर बादल छाए रहने और 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। शिलंग, अगरतला और आइजोल में सुबह कोहरा छाया, जबकि बाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। लवलीन, अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अहमियत दी है। टाटा समूह को मिला एयर इंडिया का स्वामित्व, राष्ट्रीय सहारा में है। जनसत्ता की सुर्खी है, 69 साल बाद टाटा फिर से हुआ आसमान का महाराजा। दैनिक भास्कर ने पहला ऐलान शीर्षक से लिखा है, एयर इंडिया की उड़ानों में उन्नत भोजन सेवा मिलेगी। हवाई यात्रियों का महाराजा युग शुरू। सस्ते किराए में भी ज्यादा सहूलतें देंगी कंपनियां। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए सप्ताहांत कर्फ्यू हटाने के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले को हिन्दुस्तान ने राहत देते हुए लिखा है, वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में सम विषम समाप्त। हालांकि अखबारों ने कोविड नियमों के कड़ाई से पालन करने की बात भी कही है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, एहतियात बरतते हुए कैसे शुरू हो स्कूलों में पढ़ाई, केंद्र इस बात पर विचार कर रहा है। औषधि नियामक प्राधिकरण का ये फैसला कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में सशर्त मंजूरी दी गई है, राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य एशियाई देशों के साथ आपसी सहयोग को क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य बताने को लोकसत्व ने प्रमुखता से देते हुए उनके इस बयान को भी दिया है कि भारत मध्य एशिया कनेक्टिविटी को मजबूत बनाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा इस साल 1 फरवरी को पेपरलेस बजट पेश करने को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि उनके बजट पेश करने के तुरंत बाद बजट से जुड़े सारे दस्तावेज मोबाइल ऐप पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि गंभीर दुर्घटना न हुई हो तो भी नशे में ड्राइविंग अपराध है। इस खबर को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है कि नशे में गाड़ी चलाने के मामले में कोई उदारता नहीं दिखाई जा सकती। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर पीएम रैली को संबोधित करेंगे। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के 95% लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। तमिलनाडु में कोविड प्रतिबंधों में राहत, रविवार का लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू हटाया गया। अप्रैल से दिसंबर 2021 की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 49% की वृद्धि। और एशिया कप महिला हॉकी के फाइनल में आज दक्षिण कोरिया जापान के बीच मुकाबला। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।